रोमांचक कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। मेलवी राज्य में शांति एक नदी की तरह बहती है। ज़ेब्रा, जिराफ, दरियाई घोड़े और अनगिनत जानवर गर्म धूप के नीचे एक साथ रहते हैं। आज पूरे राज्य में उत्साह की लहर दौड़ रही है, क्योंकि राजा सिम्बा सभी को एक महत्वपूर्ण खबर सुनाने के लिए बुलाते हैं। उनका स्वर गर्व और खुशी से भरा होता है जब वह घोषणा करते हैं कि नाला और वह जल्द ही एक शेर के बच्चे के माता पिता बनने वाले हैं। ये सर्कल ऑफ लाइफ का पूरा होना है। सिम्बा जब आसमान की ओर देखते हैं तो उनके मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ आता है। वह नाला से धीरे से कहते हैं कि वह अपने सफर पर निकल रहे हैं। दूसरी ओर नाला दिन की सारी हलचल से थककर अपनी पसंदीदा जगह पर आराम कर रही होती है। चारों ओर फैली शांति के बीच वह हल्की आवाज में कहती है कि वह हमेशा सिम्बा का इंतजार करेगी। सिम्बा अपने दोस्तों पर भरोसा करते हुए टिमोन और पुम्बा से कहते हैं कि वे उनकी साहसी बेटी कियारा का ध्यान रखें। इस जिम्मेदारी को लेकर टिमोन और पुम्बा बेहद उत्साहित हो जाते हैं और अपनी वीरता की एक मज़ेदार कहानी सुनाने लगते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने स्कार को हरा दिया था। कियारा, जो मासूम और चंचल है, हंसते हुए उन्हें याद दिलाती है कि उसके पिताजी ने कुछ और ही कहानी बताई थी। उनकी हंसी से वातावरण खिल उठता है और कुछ देर के लिए सारी चिंताएं मिट जाती हैं। कुछ समय बाद रफ़ीकी कियारा से मिलने आते हैं और अपने रहस्यमयी ज्ञान से उसे कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। कियारा उत्साह से बताती है कि उसके माता पिता टिमोन और पुम्बा पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन वह एक राज भी मानती है। वह एक निडर शेरनी बनना चाहती है, पर उसके मन में संदेह भी रहता है। रफ़ीकी समझदारी से उसकी बात सुनते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं कि कभी सिम्बा को भी खुद पर संदेह था। रफ़ीकी उससे एक कहानी सुनाते हैं। एक समय जब मुफासा, उसके दादा, ने सिम्बा को प्राइड रॉक के शिखर पर ले जाकर सिखाया था कि किस तरह आसमान के नीचे दहाड़ना है और अपनी नियति को अपनाना है। फिर रफ़ीकी उसे एक और समय में ले जाते हैं जब राज्य एक भीषण सूखे की चपेट में था। उस समय मुफासा और उसका भाई स्कार छोटे शावक थे, जिन्हें आने वाले भविष्य का अंदाजा भी नहीं था। उनके माता पिता ने उन्हें राज्य की सुंदरता दिखाते हुए सिखाया कि एक दिन मुफासा को इसका नेतृत्व करना होगा। कठिन समय में भी उन्होंने एकता और जीवन की अनंत सुंदरता के गीत गाए। परंतु खुशियां हमेशा के लिए नहीं रहती। अचानक हुई मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर आ गईं और बाढ़ ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। मुफासा के माता पिता उसे बचाने की कोशिश करते हैं। एक चट्टान के किनारे से उसके पिता उसे तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जबकि उसकी माँ प्यार से उसे छोटे छोटे संभल कर कदम रखने की सलाह देती है। डर से जकड़ा मुफासा वहीं खड़ा रह जाता है। तभी एक हाथी के नीचे की जमीन बह जाती है और मुफासा बाढ़ में बह जाता है। प्रचंड धाराएं उसे दूर राज्य के एक अनजान हिस्से तक ले जाती हैं, जहां वह एक तैरते हुए लकड़ी के लट्ठे पर जा गिरता है। वह घबरा कर पुकारता है, माँ, पापा। तभी वहां उसका सामना टाका नाम के एक निडर शावक से होता है, जो राजा अबासी का बेटा था। टाका सतर्कता से इस अजनबी को देखता है, लेकिन तुरंत उसे चेतावनी देता है कि एक मगरमच्छ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। मुफासा डर के मारे कांप रहा था और तैर नहीं पा रहा था। वह पूरी तरह असहाय था। टाका उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्थिति और भी खराब हो जाती है। जब सब कुछ खत्म होता नजर आता है, तभी टाका की माँ ईसी अचानक वहां पहुंचती है। वह निडर होकर शिकारी को दूर भगा देती है। राहत की सांस लेने के बजाय ईसी गंभीर होकर टाका को डांटती है कि उसे अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। ईसी जोर देकर कहती है कि उन्हें मुफासा को वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राजा अबासी कभी किसी बाहरी शेर को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन टाका को मुफासा पर दया आ जाती है। वह उसे अकेला छोड़ने से इनकार कर देता है और ईमानदारी से उसका बचाव करता है। टाका की बातों से ईसी कुछ पल के लिए रुक जाती है। मुफासा बताता है कि बाढ़ के कारण वह अपने परिवार से बिछड़ गया था। जब वह घर वापस लौटने में मदद मांगता है तो उसकी विनती ईसी को छू जाती है। ईसी उसे समझाती है कि कभी कभी खो जाना ही एक नई राह दिखाता है और वही राह नया घर बन सकती है। अंततः ईसी मुफासा को अपने समूह में ले जाती है। वहां मुफासा की मुलाकात ठंडे और चालाक राजा आबासी से होती है, जो घोषणा करता है कि बाहरी लोग उनके बीच कोई स्थान नहीं रखते। हम बाहरी लोगों से कोई संबंध नहीं रखते। आबासी जब मुफासा का नाम दोहराता है तो उसके स्वर में नफरत झलकती है। उसे लगता है कि मुफासा टाका के उत्तराधिकारी बनने की राह में बाधा बन सकता है। आबासी निर्दयता से एक योजना बनाता है, एक दौड़। वह इसे ताकत की परीक्षा के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन असल में यह मुफासा से छुटकारा पाने का उसका तरीका होता है। यदि मुफासा हार जाता है तो उसकी नियति तय हो जाएगी।
पूरा झुंड सांस रोके इस परीक्षा को देखने लगता है, लेकिन इससे पहले कि आबासी अपनी योजना को अंजाम दे पाता, ईसी आगे बढ़ती है। वह शांत लेकिन दृढ़ता से अपनी शर्त रखती है, अगर मुफासा ये दौड़ जीतता है तो वह उसके साथ रह सकता है। फिर वह ताका की ओर देखती है और कहती है कि यदि वह एक दिन राजा बनना चाहता है तो उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। ये दौड़ उसकी पहली परीक्षा होगी। आखिरकार अनिच्छा से ही सही, आबासी इस शर्त को मान लेता है। जैसे ही युवा शेर दौड़ने के लिए तैयार होते हैं, पूरा झुंड ध्यान से देखता है। भूखा और थका हुआ मुफासा संघर्ष करता है, लेकिन दौड़ में बना रहता है। उसके साथ दौड़ते हुए ताका अचानक हिचकिचाता है और धीरे से कबूल करता है कि उसने हमेशा एक भाई की कामना की थी। इससे पहले कि मुफासा कोई जवाब दे पाता, ताका एक चौंकाने वाला फैसला लेता है। वह अपनी गति धीमी कर देता है और मुफासा को जीतने देता है। आबासी का क्रोध पूरे झुंड में गूंज उठता है। वह ताका को एक बाहरी व्यक्ति से हारने के लिए फटकारता है। हालांकि वह गुस्से में है, फिर भी वह अपनी बात रखता है और मुफासा को रहने की अनुमति देता है, लेकिन शर्त रखता है कि वह ताका से अलग रहेगा। हालांकि आबासी उसे नापसंद करता है, लेकिन मुफासा और ताका के बीच एक गहरी दोस्ती विकसित हो जाती है। वे अपनी नई भाईचारे की भावना को हंसी और गीतों के साथ मनाते हैं। समय के साथ दोनों शरारती हो जाते हैं और अक्सर शिकायतों का कारण बनते हैं। जहां ईसी मुफासा का बचाव करती है, वहीं आबासी उसे पूरी तरह नकार देता है और ठंडे स्वर में कहता है कि उसका केवल एक ही बेटा है, ताका। जब ताका मुफासा के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करता है तो आबासी उसे सख्ती से मना कर देता है और चेतावनी देता है कि बाहरी लोगों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अपने पिता के कठोर शब्दों और मुफासा के प्रति अपनी निष्ठा के बीच फंसे हुए ताका गहरे अंतर्द्वंद्व में पड़ जाता है। इसी के मार्गदर्शन में मुफासा तेजी से सीखने लगता है। वह उसे शिकार की उन्नत तकनीकें सिखाती है, जिससे उसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज हो जाती है। एक दिन शिकार के दौरान मुफासा दक्षिण की ओर दूर एक हिरणों का झुंड महसूस करता है। जब इसी उससे पूछती है कि उसे यह कैसे पता चला, तो वह बताता है कि उसे एक हल्की सी खुशबू आई जो उसे घर की याद दिलाती है। इसी मुस्कुराकर कहती है कि यह उसकी माँ की खुशबू है, इसका मतलब है कि वह अब भी उसके साथ है। इसी की बात सुनकर मुफासा के दिल में एक नई उम्मीद जागती है और उसे यह एहसास होता है कि भले ही उसका झुंड उसे अपनाने को तैयार न हो, लेकिन वह अकेला नहीं है। एक शांत पल में मुफासा इसी से अपना डर साझा करता है कि आबासी उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसी उसे भरोसा दिलाती है कि वह चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा उसका परिवार रहेगा, भले ही आबासी कुछ भी सोचे। समय के साथ मुफासा समझने लगता है कि उसे राजघराने की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। वर्तमान में वापस आते हुए टिमोन और पुम्बा रफीकी की कहानी को बीच में रोककर मजाक में मुफासा की तुलना खुद से करते हैं, ये कहकर कि वे भी तो यायावर हैं। कियारा नाराज होकर उन्हें चुप कराती है और आगे की कहानी सुनने के लिए उत्सुक होती है। तभी रफीकी बताता है कि जब ताका छुपकर अपने भाई और इसी पर नजर रख रहा था, तभी एक नया खतरा नजदीक आ रहा था। भयानक सफेद शेर, विशाल और डरावने, धीरे धीरे पास आने लगते हैं। उनकी उपस्थिति पूरे वातावरण को भय से भर देती है। मुफासा तुरंत हरकत में आता है और खुद को इसी और हमलावरों के बीच खड़ा कर देता है। लड़ाई भयंकर होती है, हर दहाड़ और वार मुफासा की हिम्मत की परीक्षा लेते हैं। दूर से ताका ये सब देखता है, लेकिन डर से जड़ हो जाता है। वह कुछ करने के बजाय भाग जाता है, मुफासा और इसी को उन खतरनाक शिकारी शेरों के बीच अकेला छोड़कर। मुफासा अदम्य साहस के साथ लड़ता है, एक सफेद शेर को हराकर बाकी को भागने पर मजबूर कर देता है। वह थका हुआ लेकिन विजयी होता है और इसी को सुरक्षित वापस झुंड में ले आता है। वहां सभी कानाफूसी करने लगते हैं और इसी कांपती आवाज में बताती है कि यदि मुफासा की बहादुरी न होती तो वह जिंदा न बचती। झुंड के सदस्य असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन मुफासा उन्हें चेतावनी देता है कि सफेद शेर केवल आधे दिन की दूरी पर है। आबासी, जो उसे केवल एक आवारा मानता है, उसकी बातों को अनसुना कर देता है। गुस्से में मुफासा उसे चुनौती देता है कि वह किसी को पता लगाने के लिए भेजे। आबासी अनमने मन से सहमत हो जाता है, लेकिन उसके मन में असंतोष बना रहता है। बाद में आबासी अकेले में ताका का सामना करता है और उसे इसी को अकेला छोड़कर भाग जाने के लिए लज्जित करता है, ये कहते हुए कि उसने झुंड की प्रतिष्ठा को कलंकित कर दिया है। अपराध बोध से ग्रस्त ताका आबासी की कड़ी बातों के सामने कुछ कह नहीं पाता। दूसरी ओर झुंड से दूर सफेद शेरों का राजा काइरोस अपने बेटे की मौत की खबर सुनता है। वह क्रोध से भर उठता है और पूछता है कि एक साधारण शेर ने उसके बेटे को कैसे हरा दिया।
प्रतिशोध की आग में जलते हुए वह उस असफल योद्धा को अपनी शेरनियों से मार डालने का आदेश देता है, जिससे पूरे राज्य में भय का संदेश फैल जाए। इधर झुंड में अब्बासी टाका के प्रति और कठोर हो जाता है। वह उससे झूठ बोलने और अपनी कायरता को छिपाने की आज्ञा देता है ताकि उनका राजवंश सुरक्षित रहे। टाका अंदर से बिखर जाता है और कहता है कि वह राजा नहीं बनना चाहता और न ही धोखे से भरी जिंदगी जीना चाहता है। वह सिर्फ अपने पिता का बेटा बनकर रहना चाहता है। ओबासी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि जीवित रहने के लिए ताकत और बलिदान जरूरी है। उनकी बातचीत तभी रुक जाती है जब एक गश्ती शेर दौड़ता हुआ आता है। उसकी सांसें फूल रही होती हैं और चेहरा गंभीर होता है। वह मुफासा की चेतावनी की पुष्टि करता है, सफ़ेद शेर आ रहे हैं और उनकी संख्या दोगुनी है। ये खतरा ओबासी को एक कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। वह टाका को वहां से जाने का आदेश देता है और मुफासा को अपना रक्षक नियुक्त करता है, जिससे दोनों के बीच निष्ठा की एक पवित्र शपथ बंध जाती है। मुफासा पहले तो इनकार कर देता है क्योंकि वह इसी को पीछे छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन इसी शांत भाव से उसकी आंखों में देखती है और उसे उसके भाग्य की याद दिलाती है। वह मेले नामक स्थान के बारे में बताती है, एक हरियाली से भरा, सूरज की रोशनी में नहाया हुआ स्वर्ग, जहां मुफासा को उसका असली घर मिलेगा। आंसुओं के साथ मुफासा कहता है कि वह उसे खोना नहीं चाहता। इसी उसे दिलासा देती है और कहती है कि उसके माता पिता जीवित हैं और उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वह जीवन चक्र में अपनी भूमिका निभा सके। भारी मन से मुफासा और टाका अलविदा कहते हैं और अपने अनिश्चित सफर पर निकल पड़ते हैं। वर्तमान में टिमा और पुम्बा रफीकी की कहानी को मजाक में टोकते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। कियारा चिढ़कर उन्हें जाने का इशारा करती है और रफीकी से कहानी जारी रखने के लिए कहती है। अब कहानी ओबासी पर केंद्रित होती है, जो क्यरोस का सामना करने की तैयारी कर रहा है। रफीकी बताता है कि क्यरोस एक विशाल और घमंडी शेर है, जिसने खुद को सच्चा राजा घोषित कर दिया है। वह शेरों की घाटी का आखिरी शासक है। ओबासी उसकी ताकत से भयभीत होकर बुदबुदाता है कि जीवन चक्र टूट चुका है और केवल एक ही शेर राजा बन सकता है। इस बीच मुफासा और टाका अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन खतरा उनके पीछे लगा रहता है। सफ़ेद शेर करीब आ रहे हैं और अचानक टाका चिल्लाता है, मुफासा तैर कर जाओ। मुफासा ठिठक जाता है, उसे वह बार याद आ जाती है जिसने उसे उसके परिवार से अलग कर दिया था। उसी क्षण क्यरोस खुद सामने आता है। उसकी बर्फ जैसी ठंडी नजरें भाइयों पर टिक जाती हैं। वह गुस्से में पूछता है, मेरे बेटे को किसने मारा? और शांत स्वर में फैसला सुनाता है, खून का बदला खून से लिया जाएगा। भाई भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका रास्ता एक ऊंची चट्टान पर जाकर खत्म हो जाता है। टाका डर के मारे कांपता है, माफी मांगता है और मुफासा को धक्का देकर नदी में कूदने पर मजबूर कर देता है। तभी एक सफेद शेरनी उनके पीछे छलांग लगाती है, लेकिन किस्मत पलट जाती है। एक मगरमच्छ उसे पानी में खींच लेता है। तेज धाराओं में बहे मुफासा और टाका किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन वे बुरी तरह थक चुके होते हैं और कमजोर महसूस करते हैं। दूर कहीं क्यरोस ठंडी निगाहों से उन्हें देखता रहता है और कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो, वह उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़ते हुए भाई एक शेरनी से मिलते हैं, सराबी, जो अपने बिखरे हुए झुंड के अन्य बचे हुए सदस्यों की तलाश में निकली है। लेकिन उसने अभी तक किसी और को नहीं पाया था, जब तक कि वह इन दोनों से नहीं मिली। वे उससे और पूछताछ कर पाते। तभी एक घबराया हुआ हड्डी नाम का पक्षी जाजू उनके सामने आता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे मत खाओ। खुद को शांत करने के बाद जाजू बताता है कि सराबी एक राजकुमारी है और उसके पिता ने उसे एक मिशन पर भेजा है, जिसमें जाजू उसका रक्षक है। मुफासा और टाका अपने सपने के बारे में बताते हैं, मेले पहुंचने का, उस पौराणिक स्वर्ग तक जाने का। लेकिन सराबी को इस पर विश्वास नहीं होता। उसके लिए मेले बस एक कहानी भर है, एक ऐसा सपना जो कभी सच नहीं हो सकता। ये सुनकर वह उनके आशावाद को नकार देती है और कहती है कि उम्मीद से खाली पेट नहीं भरता। लेकिन दोनों भाई अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं कि मेले ही उनका नया घर बनेगा। जंगल के घने अंधकार में रफीकी एक निर्वासित के रूप में रहता है, जिसे दिव्य दृष्टि और उपचार की शक्ति प्राप्त है। अपने ही समुदाय द्वारा निर्वासित किए जाने के बाद वह शांत भाव से यह कहते हुए चला जाता है कि उसके परिवार की प्रतीक्षा पेड़ों के उस पार है। भाग्य उसे टाका और मुफासा तक ले जाता है, जो भूख और हताशा में उसे डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन रफीकी बिना घबराए शांत आत्मविश्वास से कहता है कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो वे कभी मेले तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सुनकर दोनों भाई चौंक जाते हैं और सौदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रफीकी इनकार कर देता है और कहता है कि उनकी राहें अलग हैं।
गुस्से में ताका बुदबुदाता है कि यह भी एक और बेकार जीव है जिसे वे खा नहीं सकते, जबकि मुफासा सोच में पड़ जाता है। वर्तमान में टिमोन और पुम्बा हंस पड़ते हैं और मजाक करते हैं कि रफीकी ने मुफासा की कहानी को हाईजैक कर लिया। रफीकी शांत लेकिन आहत भाव से उन्हें याद दिलाता है कि उसकी कहानी मुफासा से जुड़ी हुई है। ये सुनकर कियारा भावुक हो जाती है और आकाश की ओर देखकर अपने माता पिता को वापस लौटने के लिए फुसफुसाती है। फ्लैशबैक में रफीकी मुफासा को मौन ज्ञान देता है। मुफासा स्वीकार करता है कि उसे पानी से डर लगता है और वह बार बार अपने माता पिता के बारे में सपना देखता है। रफीकी उसे आश्वस्त करता है और कहता है कि उसकी मां की आवाज़ उसे मार्गदर्शन दे रही है। उसी रात रफीकी एक मछली पकड़ता है, लेकिन उसे ध्यान से देखने के बाद वापस पानी में छोड़ देता है, ये कहते हुए कि इसका समय अभी नहीं आया है। सुबह होते ही समूह अपनी यात्रा जारी रखता है। मुफासा अपनी तेज सूंघने की क्षमता का उपयोग करके भोजन ढूंढता है और वे एक झुंड तक पहुंचते हैं। नई उम्मीद के साथ वे आगे बढ़ते हैं और मेले के बारे में गाते हैं, जहां वे अपना नया घर बसाने का सपना देखते हैं। जैसे ही समूह एक घाटी पार करता है, रफीकी सतर्क करता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। कीरोस की शेरनियां उसकी गुप्तचरों के रूप में उसके पास लौटती हैं और बताती हैं कि अब समूह में एक शेरनी और एक लंगूर भी शामिल हो गए हैं। कीरोस उनका पीछा करना जारी रखता है। इसी बीच ताका सराबी के प्रति आकर्षित महसूस करता है और मुफासा से सलाह मांगता है। मुफासा उसे शांत स्वर में बात करने और फूलों का जिक्र करने की सलाह देता है, लेकिन ताका घबराहट में बोल देता है, तुम बत्तख की तरह महकती हो। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बातचीत आगे बढ़ जाती है, जब तक कि सफ़ेद शेर ऊपर चट्टानों पर नहीं दिखाई देते और समूह की ओर घूरने लगते हैं। ताका इस खतरे को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन जल्द ही समूह को एहसास होता है कि वे शेर घाटी को पार करने के लिए छलांग लगा सकते हैं। त्वरित सोच के साथ मुफासा पास के हाथियों को इकट्ठा करता है, लेकिन सराबी एक पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खियों के छत्ते हाथियों पर गिरा देती है, जिससे वे भड़क जाते हैं। इस अराजकता में सफ़ेद शेर पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि वे फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन समूह जानता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। रफीकी ये देखकर टिप्पणी करता है कि जीवन के चक्र में सबसे छोटे जीवों की भी अहम भूमिका होती है, लेकिन सराबी की इस हिम्मती योजना की कीमत चुकानी पड़ती है। वह अपना संतुलन खो बैठती है और गिर जाती है। मुफासा उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, जबकि ताका भय से जमे रहकर छिप जाता है। शांत होने के बाद रफीकी उसकी चोटों का उपचार करता है और सराबी धीरे धीरे होश में आती है, थोड़ी उलझन में। जब वो पूछती है कि उसे किसने बचाया, तो मुफासा ताका को श्रेय देता है, जो चुपचाप अपने भाई का धन्यवाद करता है। उस रात मुफासा अपनी मां का सपना देखता है, जिसकी गर्माहट उसे अपने खोए हुए घर से जोड़ देती है। सराबी भी उसके सपनों में आती है, जिससे उसके मन में अनपेक्षित भावनाएं उमड़ने लगती हैं। अगली सुबह मुफासा एक योजना बनाता है ताकि सफ़ेद शेरों से बचा जा सके। जाजू आगे जाकर स्थिति का जायजा लेने के लिए तैयार हो जाता है और पुष्टि करता है कि उनका पीछा करने वाले अब पीछे छूट चुके हैं। कई दिनों बाद पहली बार समूह को आराम मिलता है। कुछ देर बाद सराबी मुफासा के पास आती है और सच बताती है कि उसे पता है कि उसी ने उसे बचाया था। वह उसकी बहादुरी की सराहना करती है और कहती है कि वह एक महान राजा बनने के लिए बना है। मुफासा उसकी बातों को टालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे अंदर तक छू जाती है। दोनों बहादुरी और दयालुता के बारे में एक गीत गाते हैं। छाया में छिपा ताका ये सब सुनता है, लेकिन जलन और गुस्से से भरा हुआ वह राजा कीरोस के पास चला जाता है। अपने अंदर की नफरत से भरा ताका मुफासा को धोखा देता है और कीरोस से कहता है कि मुफासा ने उसके बेटे की हत्या की है। वह उसे मुफासा और मेली के स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता दिखाने की पेशकश करता है। इस तरह ताका सफ़ेद शेरों के साथ एक काला गठबंधन कर लेता है। अगले दिन ताका समूह में लौट आता है, अपनी साजिश को छिपाते हुए। सफ़र के दौरान वह छोटे छोटे निशान छोड़ता जाता है ताकि कीरोस और उसके शेर उन तक पहुंच सकें। आखिरकार वे मेली के सुंदर स्वर्ग में पहुंचते हैं, जहां नदियां, हरियाली और जीवन फैला हुआ है। समूह खुशी से झूम उठता है और रफीकी अपने दिव्य दृष्टि में देखे गए पेड़ के नीचे खड़ा होकर मुफासा को उसके भाग्यशाली स्थान पर खड़ा होने की घोषणा करता है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि कीरोस और उसके शेर वहां आ धमकते हैं और ताका के विश्वासघात का पर्दाफाश कर देते हैं। मुफासा ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है और इस पर यकीन करने से इनकार करता है, मगर ताका कड़वाहट से अपने कृत्य को स्वीकार कर लेता है और मुफासा पर आरोप लगाता है कि सभी ने
यहाँ तक कि उनके माता पिता ने भी हमेशा उसे ज्यादा पसंद किया। कीरोस बदला लेने की मांग करता है, लेकिन मुफासा सभी जानवरों को याद दिलाता है कि वे जीवन चक्र का हिस्सा हैं। प्रेरित होकर वे एकजुट होकर सफेद शेरों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुफा के अंदर मुफासा और कीरोस के बीच भीषण युद्ध होता है। ऊपर से तका ये सब देखता है, लेकिन अपने भाई के लिए जलन और बचपन के बचे हुए प्रेम के बीच फंस जाता है। जब कीरोस मुफासा पर अंतिम प्रहार करने वाला होता है तो तका को अपनी मां की आवाज सुनाई देती है, जो उसे सही काम करने के लिए कह रही होती है। एक क्षणिक आत्ममंथन के बाद तका हस्तक्षेप करता है और मुफासा की जान बचा लेता है। बाहर रफीकी सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए इलाके का ज्ञान उपयोग करता है। गुफा के भीतर अचानक आए बाढ़ सब कुछ डुबो देती है। पानी के नीचे मुफासा अंतिम वार करता है और गिरता हुआ एक विशाल पत्थर सफेद शेरों के राजा कीरोस को कुचल देता है, जिससे उसका शासन समाप्त हो जाता है। जब पानी घटता है तो सूर्य की किरणें गुफा के भीतर चमक उठती हैं, जहां मुफासा घायल लेकिन विजयी खड़ा होता है। रफीकी घोषणा करता है कि मुफासा अब जीवन चक्र में अपनी सही जगह पर आ गया है। गुफा से बाहर निकलने की कोशिश में मुफासा तका पर झुकता है, जो थोड़ी देर के लिए उसकी मदद करता है, लेकिन फिर सराबी के आते ही छाया में चला जाता है। एक बार फिर अपने भाई की छाया में दबे होने की भावना से ग्रसित तका बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। बाहर मुफासा और सराबी जानवरों की भीड़ के सामने आते हैं, जो जश्न मना रहे होते हैं। मुफासा को मेली का नया शेर राजा घोषित कर दिया जाता है। एक भावनात्मक मोड़ पर उसकी मां जीवित दिखाई देती है और वे खुशी से मिलते हैं, लेकिन वह एक कड़वी सच्चाई बताती है, उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ समय बाद टाका पछतावे से भरकर वापस आता है और माफी की भीख मांगता है। बाकी सब उसे निर्वासित करने की मांग करते हैं, लेकिन मुफासा ऐसा करने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह घोषणा करता है, आज से मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं लूंगा, अब से तुम स्कार कहलाओगे। स्कार चुपचाप गुस्से से भरा हुआ वहां से चला जाता है। उसकी आंखों में जलती नफरत साफ झलकती है जब वह मुफासा को प्राइड रॉक पर चढ़ते हुए देखता है। मुफासा जोरदार दहाड़ के साथ अपने शासन की शुरुआत करता है। वर्तमान में बारिश में भीगी कियारा पूरी ताकत से दहाड़ती है, अपने परिवार की विरासत से जुड़ती है। तूफान के बीच उसे अपने पिता सिम्बा दिखाई देते हैं और वह दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। बारिश के थमते ही टिमोन और पुम्बा रफीकी की कहानी सुनाने की कला की सराहना करते हैं। इसी बीच सिम्बा और कियारा प्राइड लैंड्स लौटते हैं, अपने साथ एक अनोखी खुशी लेकर, कियारा के छोटे भाई का जन्म। खुश होकर कियारा अपने भाई की रक्षा करने का वचन देती है, जिससे सर्कल ऑफ लाइफ आगे बढ़ता रहता है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है, एक परिवार, विरासत और प्राइड लैंड्स के अटूट बंधन का उत्सव। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको एनिमेशन फिल्में पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।